वेलकम स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से पार्ट टू में। कौन सा पार्ट टू? तो इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पार्ट टू वाला वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखे था? हमने देखे थे लाइकली मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में आईएमपी वाले ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स, अल्टरनेटिव जो रीराइट द सेंटेंस वाला था, और दूसरा था कंप्लीट द सेंटेंस वाले फिल इन द ब्लैंक्स। आज के इस सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के इस सेशन में अपन एक मार्क के लिए आने वाले राइट द वन वर्ड टर्म्स एंड फ्रेजेस, ट्रू और फॉल्स एंड ऑड वन आउट, ये कंप्लीट करने वाले। तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं राइट वन वर्ड टर्म और फ्रेज। तो पहला वाला अपना आता है पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। वो लोग, वो पर्सन जो फॉर्म करता है, फॉर्म का मतलब बनाता है, क्या बनाता है? फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप फर्म बनाता है, तो वो कौन व्यक्ति होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं? तो वो व्यक्ति होते हैं पार्टनर्स। वो व्यक्ति कौन होते हैं? पार्टनर्स। चलिए ध्यान देंगे, वो व्यक्ति कौन होते हैं? पार्टनर्स। वो व्यक्ति होते हैं जो क्या बनाते हैं? पार्टनर्स। वो व्यक्ति है जो क्या बनाने वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म बनाने वाले हैं। अब ये आप बोलोगे कि सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, कैसा क्वेश्चन हो गया जिसमें ये पूछा जा रहा है कि वो कौन लोग होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं? तो भैया कैसा भी पूछ लेगा वो जानबूझकर ऐसे ही क्वेश्चन डालने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको लगे कि कोई हाई फाई, कोई बड़ा सा कुछ डिफरेंट सा इसका आंसर रहेगा, बट नॉमिनल उसका आंसर रहेगा जो कि रहेगा पार्टनर्स। वो कौन लोग होते हैं जो पार्टनरशिप बनाते हैं? पार्टनरशिप का आप बेसिक समझ लेंगे, जब दो या दो से अधिक लोग, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? दो लोग एक साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पे के बेस पे एग्री होते हैं प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए, और अगर वो कोई लॉफुल लीगल बिजनेस चला रहे हो तो ऐसे बिजनेसेस को आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फर्म बोलोगे। तो पार्टनरशिप बनाने वाले पर्संस कौन रहते हैं? तो वो रहते हैं पार्टनर। उसके बाद एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि है 1932 का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब का है? 1932 का। तो यहाँ पे बोला है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एक एसोसिएशन जो दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बनती है, तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बता दिया कि दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ आकर कोई बिजनेस चला रहे हैं और वो बिजनेस अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत चलता है, तो ऐसे बिजनेसेस को आप नाम दे देते हो पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम दे देते हो? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप आर रेगुलेटेड, बोले तो कौन सा ऐसा कानून कायदा है जिसके अंतर्गत पार्टनरशिप्स के बिजनेस चलाए जाते हैं? तो इसी के ऊपर लिखा है भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के अंतर्गत क्या चलाए जाते हैं? पार्टनरशिप के बिजनेस चलाए जाते हैं। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं यहाँ पे शॉर्ट में प्रोफॉर्मा बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर, ये आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफॉर्मा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब होता क्या है कि हम जब क्लोजिंग करते हैं तो हम बड़े में से छोटे को क्या करते हैं? माइनस। बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद यहाँ जो हमारा आंसर निकलता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे ध्यान दे देंगे, ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, भले ही ये मेरा नेट प्रॉफिट डेबिट में निकला है, बट जब इसको बोला जाएगा तो इसका आंसर बोला जाएगा कि ये कौन सा बैलेंस है? मेरा क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। नेट प्रॉफिट भले ही डेबिट में मिलेगा, बट ये आपका कौन सा रहने वाला है? क्रेडिट बैलेंस। जो कि आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट बैलेंस आता है उसका अपन क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलोगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे बेटा? नेट प्रॉफिट। अब आप बोलोगे नहीं ना सर, क्रेडिट में तो नेट लॉस आता है। क्रेडिट में तो क्या आता है? नेट लॉस आता है। ध्यान देंगे बेटा, जब आपको डेबिट बैलेंस बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। तो डेबिट बैलेंस आता है नेट लॉस। डेबिट बैलेंस क्या आता है? नेट लॉस। और क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद
प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप, वो प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम पार्टनरशिप का नाम एंटर करते हैं या पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हम प्रोसेस में पार्टनर्स का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। वो कौन सी मेथड होती है जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। तो मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि कौन सी मेथड है वो फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सी मेथड है वो? फिक्स्ड कैपिटल मेथड का जब आपको सम दिया होता है, कौन सी मेथड का? फिक्स कैपिटल मेथड का जब आपको सम दिया होता है तो कैपिटल को हम क्या नहीं पहुंचाते? धक्का पहुंचाते नहीं है। जब आपको कौन सा सम दिया होता है? फिक्स कैपिटल का। सर हम कैसे समझेंगे फिक्स कैपिटल का सम है? आप देखते हैं क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जब आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है, जब कौन सा बैलेंस गिवन होता है? करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब सम कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड वाला है। इसका मतलब कैपिटल को धक्का पहुंचाना नहीं है। यही बात मैं क्या बोल रहा हूं? कैपिटल को धक्का पहुंचाना नहीं है, यही बात इस स्टेटमेंट में लिखी है। क्या बोल रहा है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत कैपिटल बैलेंस को, मैंने जो कैपिटल का बैलेंस गिवन रहता पार्टनर्स का, रिमेन कांस्टेंट, वो जैसा था वैसा रहता। अब धक्का पहुंचाना नहीं है, मतलब जैसा था वैसा रहेगा। और जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है उस टाइम करनी पड़ती है करंट अकाउंट से। कहां से करनी पड़ती है एडजस्टमेंट? करंट अकाउंट से। तो ऐसे वाली मेथड को आप क्या बोलते हो? तो उस मेथड को आप बोलते हो फिक्स कैपिटल मेथड। इसी के अपोजिट वाला ले लेंगे 8 नंबर वाला, such capital method in which only capital account is maintained for each partner। ऐसी मेथड जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और करंट अकाउंट नहीं मेंटेन किए जाते, तो ऐसी मेथड को आप क्या बोलते हो? कौन सी मेथड बोलते हो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी ड्रॉइंग रहती है वो आप कैपिटल में से ही माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट भी रहता है तो कैपिटल में ही प्लस होता है। तो ऐसे सिंपल वाले सम में हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम लाइबिलिटी साइड में जब पार्टनर्स का कैपिटल लिख के 4 लाइन खाली छोड़ते हैं, उसी 4 लाइन के अंतर्गत अपन नेट प्रॉफिट भी प्लस कर देंगे, ड्रॉइंग भी क्या कर देंगे? माइनस। तब वो सम कौन सा वाला रहता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला। और जिस समय हम कैपिटल में कुछ भी एडजस्टमेंट ना करते हुए पूरे एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट से करते हैं, तो वो सम कौन सा रहता है? फिक्स कैपिटल मेथड वाला। इसमें और एक आपको वन वर्ड दिया है, द अकाउंट विच इज ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स। जब कैपिटल फिक्स रखी जाएगी, इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड यूज की जाएगी। द अकाउंट विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड, तब जब कैपिटल फिक्स रखी जाएगी तो कौन से अकाउंट से, किस अकाउंट से पूरे एडजस्टमेंट हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम पार्टनर्स की इनकम वाले आइटम्स को क्रेडिट में लिखते हैं और पार्टनर्स के खर्चे वाले आइटम को डेबिट में लिखते हैं, तो वो हमारा होता है करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है 9 नंबर में, द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड। वो अकाउंट का नाम बताइए जिसमें सारी एडजस्टमेंट की जाती है जब कैपिटल को फिक्स रखा जाता है। इसका मतलब जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज की जाती है, तब कौन सा अकाउंट हमें बनाना पड़ता है? तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? करंट अकाउंट। अब ये दोनों तो हो गए, अब इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने 8 और 9 पहले निपटा दिया। अब 7वां छूट गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कर देंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन अ रिटर्न फॉर्म। पार्टनरशिप का वो एग्रीमेंट जो रिटर्न फॉर्म में होता है, उस रिटर्न फॉर्म वाले एग्रीमेंट को आप क्या बोलते हो? तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स का वो एग्रीमेंट जो रिटर्न फॉर्म में होता है, उस रिटर्न फॉर्म वाले एग्रीमेंट को आप क्या बोलते हो? तो आप उसका नाम लिख देंगे पार्टनरशिप डीड। क्या नाम लिख देंगे? पार्टनरशिप डीड। उसके बाद एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड थ्रू दे आर ड्यू।
दो दे आर ड्यू, ध्यान देंगे वो खर्चे जो हम पे गिर चुके हैं, हमको उनका पेमेंट करना है, बट हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, उन खर्चों को क्या बोला जाता है? ध्यान देंगे वो खर्चे जो हमें पे करने चाहिए बट हमने अभी तक पे किए नहीं है, उन खर्चों को क्या बोला जाता है? तो आपको अच्छे से पता है, वो खर्चा जो मेरा अभी तक देना बाकी है, उस देने बाकी है को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मराठी मीडियम क्या लिखने वाले हैं? अदत्त खर्च। काय लिहिणार आहे? अदत्त खर्च। तो खर्च जो मी आतापर्यंत पे केलेला नाही आहे, तो खर्चाला मराठीमध्ये वन वर्ड काय देणार? तर वन वर्ड त्याचा येऊन जाते अदत्त खर्च। त्यानंतर द अकाउंट दॅट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, वो अकाउंट जो आप हर साल हर ईयर एंड के क्लोजिंग में बनाते हो, तो उन अकाउंट्स को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे भी बच्चे क्या होने वाले हैं? कंफ्यूज होने वाले हैं, सोच में पड़ जाएंगे कि यार आंसर क्या लिखे। बहुत सिंपल आंसर उसका है, जो अकाउंट हम साल के एंड में बनाते हैं और ईच अकाउंटिंग ईयर में बनाते हैं, हर साल हर अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में बनाते हैं, उन अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। उसके बाद ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अ बैलेंस शीट, ध्यान देंगे वो ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो क्रम, मराठी मीडियम इथं समजदार क्रम विचारलाय, उस क्रम को, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? इन विच फिक्स असेट आर रिकॉर्डेड, जिनमें फिक्स असेट लिखी जाती है। आप जानते हो कि हम बैलेंस शीट लिखते वक्त असेट साइड में सबसे ऊपर हमारी क्या लिखते हैं? फिक्स असेट। तो फिक्स असेट लिखने का सही तरीका, सही क्रम, सही ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? तो उस ऑर्डर को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ऑर्डर, लिक्विडिटी ऑर्डर या लिक्विडेशन ऑर्डर, लिक्विडिटी ऑर्डर या लिक्विडेशन ऑर्डर। अब लिक्विडिटी ऑर्डर या लिक्विडेशन ऑर्डर का मतलब क्या है? फिक्स असेट हम वो ऑर्डर में लिखते हैं जो पहले बेची जा सकती है, तुरंत उसका लिक्विडेशन हो सकता है, वो पहले, फिर नहीं बेचने जाने वाली, ऐसे ऐसे कर कर अपन एक एक लिखते जाते हैं, तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ऑर्डर। उसके बाद द अकाउंट इन विच फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, वो अकाउंट जिसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बिजनेस के रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप ध्यान दे देंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन फेंक देगा, बट आपको लगेगा इसका आंसर कुछ अलग ही है, भारी है, कुछ भारी नहीं रहता। ध्यान देंगे द अकाउंट इन विच फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, बिजनेस के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज, बोले तो फिक्स असेट की कीमत में, फिक्स असेट की कीमत में आपको रिडक्शन दिखता है। रिडक्शन बोले तो फिक्स असेट की वैल्यू कम होना, फिक्स असेट की वैल्यू क्या होना? कम होना। किसके वजह से कम हो रही है? ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज, उसका कंटिन्यूएशन में यूज करने के वजह से अगर फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो जो वैल्यू कम हुई है उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आप बोलते हो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है रे बेटा? असेट की वैल्यू का कम होना, आपके बिजनेस की संपत्ति का वैल्यू का कम होना, मतलब ही आपका क्या होता है बेटा? डेप्रीसिएशन। मराठी मीडियम साठी लक्ष देऊन जायचं, उत्तर काय येऊन आला? घसारा। संपत्तीच्या किमतीत घट होणे, हे घट कोणामुळे होते, कशामुळे होते? तर ते घट होते, आपण त्यातून काय मायनस करतो? संपत्तीतून काय मायनस करतो? घसारा। तर संपत्तीच्या लगतच्या वापरामुळे, संपत्तीच्या पुन्हा पुन्हा झालेल्या वापरामुळे तिच्या किमतीत होणारी घट म्हणजे काय आहे? घसारा। ध्यान देंगे, घसारा मराठी मीडियम में याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम रखेंगे डेप्रीसिएशन। ओके, अब इसमें आपको नीचे का नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा कैमरा डाउन कर देता हूं। चलिए, इनकम विच रिसीव बिफोर इट्स ड्यू, वो इनकम जो काम होने के पहले ही अगर आपको मिल जाए, तो उस इनकम को आप क्या बोलते हो? उस इनकम को आप बोलते हो प्री रिसीव्ड इनकम। क्या बोलते हो? प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, या फिर उसको आप बोलोगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसको आप क्या बोलोगे? इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी इसका एक नाम हो सकता है, या दूसरा नाम आप उसका लिख लेंगे प्री रिसीव्ड इनकम।
ऐसी इनकम जो मुझे पहले ही मिल गई, प्री रिसीव्ड इनकम आपकी लाइबिलिटीज होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इनकम विच रिसीव बिफोर इट्स ड्यू, काम होने से पहले अगर मुझे कोई किसी चीज की इनकम मिल गई तो वो मेरी होती है प्री रिसीव्ड इनकम, और ये मेरी होती है लाइबिलिटी। प्रोविजन विच इज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर, ध्यान देंगे, एक प्रोविजन जो हम बनाते हैं सन्ड्री डेटर्स पर, मराठी मीडियम के लिए रुनको पर कोणता हम प्रोविजन बनाते, तरतूद करते, प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन विच इज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर लाइकली बैड डेट। सन्ड्री डेटर माने कौन लोग रे? सन्ड्री डेटर माने वो लोग जो आपको क्या देने वाले हैं, पैसा। तो आप ऐसे लोगों पर एक प्रोविजन लगा के रखते, किस बात का प्रोविजन? ऐसे डेटर जो आपका पैसा लाइकली बैड डेट माने जो आपका पैसा डुबा भी सकते हैं या फिर नहीं भी डुबा सकते। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लाइकली, लाइकली बोले तो हो भी सकता है, जो डूब भी सकते हैं या फिर नहीं भी डूब सकते। तो जब आपको ये लग रहा हो कि आपके डेटर्स आपको पैसा दे भी सकेंगे या फिर डुबा भी देंगे, तब आप कौन सा प्रोविजन करते हो? तब आप प्रोविजन करते हो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, RESERV, रिजर्व फॉर डाउटफुल, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जिसको शॉर्ट में आप क्या लिखते हो? RDD। RDD का मतलब क्या होता है कि आप डाउटफुल हो कि लोग आपके पैसे दे भी सकते हैं या फिर लोग आपके पैसे डुबा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा वन वर्ड टर्म और फ्रेज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डिस्कस कर ले लेंगे ट्रू एंड फॉल्स। चलिए अपना ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको एक्सप्लेन करना है विथ रीजन, माने उनके रीजन के साथ कि भैया ट्रू है तो ट्रू क्यू है स्टेटमेंट, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यू है स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट अपन ट्राई करेंगे, पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोल रहा है रे कि पार्टनरशिप फर्म एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। तो क्या हम यहाँ पे खैरात बांटने बैठे हैं? ध्यान देंगे आप लोग, पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव रहता ही यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें, व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए। तो फर्स्ट एम और प्रायर एम किसी भी पार्टनरशिप फर्म का क्या रहने वाला है कि हम क्या कमाने चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं? फॉल्स लिखने वाले हैं। क्यों फॉल्स है? ध्यान देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है। पार्टनरशिप फर्म या तो किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में और सेलिंग एक्टिविटी में एंगेज होगी, कुछ प्रोडक्ट पार्टनरशिप बनाएंगे, पार्टनर्स बनाएंगे साथ में मिलकर और उसे बेचेंगे, और प्रोडक्ट बेचने के बाद या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो ये लोग अपने एक स्पेसिफाइड रेशो में आपस में पार्टनर्स क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो जब रेशो की बात आती है तो रेशो के साथ प्रॉफिट लग के आता है। तो प्रॉफिट जब ये आपस में बांटने की बात चल रही है तो हम इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं बुला सकते। ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, जैसे हम कहाँ पे पढ़ते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में पढ़ते हैं। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एनपीओ में सारी की सारी दुकानें चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, ये कुछ तो भी सर्विस टू द सोसाइटी के नाम पे बनी हुई होती है। बट प्रॉफिट अपना पार्टनरशिप फर्म का मेन एम तो प्रॉफिट कमाना ही होता है, इसलिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म को बुलाना गलत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? फॉल्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। भैया पूछ रहा है, बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों सही हो जाता है? ध्यान देंगे, क्यों सही हो जाता है? ध्यान देंगे, नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चों को सारे डेबिट करना है, इनकम को सारी क्रेडिट करना है। और हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, और सारी जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं। इसलिए भी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ये बात बराबर क्या है? सही है। स्टेटमेंट ये वाला क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट ये वाला क्या है? ट्रू। उसके बाद हम स्टेटमेंट ध्यान दे देंगे। उसके बाद हमको पूछा जा रहा है बैलेंस शीट क्या एक स्टेटमेंट है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो हाँ भैया, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप
ध्यान देंगे बैलेंस शीट को मैं शुरुआत से आपको बताते आ रहा, बैलेंस शीट किसी प्रकार का अकाउंट नहीं है, ये बस एक स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता, इस फॉर्म में आपको फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बैलेंस शीट के एक साइड में आपको मिलती है लाइबिलिटीज, तो दूसरे साइड में आपको मिलती है असेट्स। लाइबिलिटीज बोले तो बिजनेस के ऊपर कितने रुपए का कर्जा है, किस किस चीज का कर्जा है, वो हम सब लाइबिलिटी में मेंटेन करते हैं। और बिजनेस के ओनरशिप की सारी संपत्तियां हम असेट में मेंशन करते हैं। तो कंपनी की संपत्ति और देयता जो कि हमारे कर्जे होते हैं, इनका विवरण हमको स्टेटमेंट में मिलता है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। मराठी मीडियम वाले उसको बोलते हैं ताड़ेबंद। तो जी हाँ, बैलेंस शीट हमारा स्टेटमेंट है और ये कोई प्रकार का अकाउंट नहीं है। उसके बाद वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताया जा रहा है कि मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो वेजेस पेड करना पड़ा, अब मुझे कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, मुझे एक कोई मशीनरी यहाँ पे लगानी है, मेरे से नहीं लगने वाली, मुझे उसके लिए मजदूर बुलाने पड़ेंगे, उन मजदूरों को मुझे मजदूरी भी देनी पड़ेगी, वेजेस भी देना पड़ेगा। तो क्या ये मेरा वेजेस उनको देना, क्या ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ध्यान देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने वो एक्सपेंडिचर कहलाए जाते हैं, वो खर्चा जो आपका बार बार होने वाला है, जो आपका क्या होने वाला है, बार बार होने वाला है। तो क्या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये आपका फॉल्स आएगा, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या आएगा? फॉल्स। क्यों रे बेटा? ध्यान दो, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, क्या आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और क्या आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मशीनरी को इंस्टॉल करने में लगने वाला वेजेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो क्या है? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक उदाहरण से आप समझेंगे, आप सबके घर में इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ होगा, जो मीटर रीडिंग लेने के लिए हर हर महीने एक इलेक्ट्रिक ऑफिस से आपका एक बंदा आता है जो मीटर की रीडिंग लेके जाता है। तो जो मीटर रीडिंग का जो खर्चा हुआ, क्या आप हर महीने वो खर्चा करते हैं? जी नहीं, आपने सिर्फ एक बार अपने लाइफ टाइम में, जीवन काल में अपने घर में एक मीटर ले लिया, तो ये जो खर्चा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम का खर्चा है। वो मीटर आपके घर में लगाने के लिए जो खर्चा एमएससीबी में आपने पेड किया, वो खर्चा आपका वन टाइम का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक महीने का भरने पर साल भर सुविधा मुफ्त मिल जाती है? तो नहीं, आपको साल भर सुविधा मुफ्त नहीं मिलती, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे करना पड़ता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को रिकरिंग या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और जो वन टाइम का खर्चा होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो वेजेस पेड फॉर मशीनरी, मशीनरी आप हर बार नहीं लगाने वाले हो, एक ही बार लगाने वाले हो, तो उसके लिए जो वेजेस गया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट करना है आपको ट्रेडिंग में। ये तो मेरी बात कंफर्म है कि एक्सपेंसेस को मैं डेबिट करूंगा, बट क्या ट्रेडिंग के डेबिट करूंगा? तो जी नहीं, फॉल्स इसका आंसर आ जाए। अब आप बोलोगे सर फॉल्स क्यों है? डेबिट तो बराबर बोला है कि खर्चों को सारे डेबिट करो, पर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट। आप ध्यान देंगे, आपको पहले ही सम में आपको बताया गया था कि ट्रेडिंग अकाउंट मेरा फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट। फैक्ट्री में होता क्या है? तो फैक्ट्री में की जाती है प्रोडक्शन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी की जाती है? प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो वो खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित है उनको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित है उनको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट मारी जाती है। किसके डेबिट मारी जाती है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट मारी जाती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कहां पे चल रहा है? फैक्ट्री में। और ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है। बट आप अगर यहाँ पे ध्यान दे देंगे तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात चल रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। उसके बाद बैंक लोन इज करंट लायबिलिटी। तो जी क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स हो जाता है आप समझ लेंगे। बैंक लोन अगर कोई लेता है तो वो हमेशा या मिनिमम एक साल से ऊपर के अमाउंट के कालावधि के लिए, टेन्योर के लिए ही होता है। एक साल से ऊपर के अमाउंट को आप करंट लायबिलिटी नहीं बोल सकते। और आपको भी पता है बैंक का कर्जा एक तो आदमी
इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा कर कर रीपे करता है, या फिर बैंक लोन के एक्सपायरी को एक बड़ी सी लमसम अमाउंट पे करके बैंक लोन नील करता है, पेड करता है, रीपे करता है, या फिर कर्जा नहीं भरते तो वही फिर सेटलमेंट होता है, फिर आपको लोक अदालत में जाना पड़ेगा, बैंक वाले आप पे केस डाल देंगे कि कर्जे का पेमेंट नहीं कर रहा है, लोक अदालत में जाइए, सेटलमेंट कीजिए, ये वो सब कुछ। तो क्या बैंक लोन मेरी करंट लाइबिलिटी है? तो नहीं, बैंक लोन आपकी करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। उसके बाद ये दो डिस्कस कर लेंगे। गुडविल इज एन टेंजिबल असेट, बोला जा रहा है कि यार गुडविल ये मेरी इनटेंजिबल असेट है, इनटेंजिबल असेट है। तो जी हाँ, कल ही पार्ट 1 में अपन ने एक ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व किए थे कि इंटेंजिबल असेट हम किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताया था कि टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, उसको आप बोलते हो टेंजिबल असेट। जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, उसको आप टेंजिबल असेट बोलते हो। उसी के अपोजिट हो जाता है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट का मतलब क्या होता है? जिसको आप हाथ से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, ऐसे इसको आप क्या बोलते हो? इनटेंजिबल असेट। तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, तोड़ फोड़ के जोड़ नहीं सकते। तो क्या मेरी गुडविल ऐसा असेट होती है क्या कंपनी की? हाँ, गुडविल बोले तो कंपनी का मार्केट में बना हुआ नाम, बिजनेस की रेपुटेशन। मार्केट में जो बिजनेस की रेपुटेशन है, उनको मॉनेटरी टर्म्स में अगर गिना जाए तो उस मॉनेटरी टर्म्स में उस वैल्यू को अपन बोलते हैं गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल। और हाँ, ये कंपनी की या बिजनेस की इनटेंजिबल असेट होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। उसके बाद ये पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ये पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्यों साइलेंट है पार्टनरशिप डीड? किस पे साइलेंट है? अबाउट द पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो मेंशन नहीं है, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो मेंशन नहीं है, तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे अपने कैपिटल रेशियो में, अपने कैपिटल रेशियो में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी हो जाता है आपका फॉल्स। अब आप बोलोगे सर क्यों फॉल्स हो जाता है? इसका रीजन क्या लिखेंगे? एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पर, तो पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट एंड लॉस बांटना पड़ेगा इक्वली। क्या बांटना पड़ेगा? इक्वली। तो अगर आप यहाँ पे अपने ट्रू और फॉल्स खत्म होते हैं, अगर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो ट्रू और फॉल्स विथ रीजन का है, बट मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको बता दिया हूं और रीजंस भी आपको बता दिया हूं, बट ये रीजंस आपको अपने ओन वर्ड में खुद अपना आंसर बनाना पड़ेगा। मैं तो बता ही दिया रहता, बट आप फिर वो रट्टा मारने वाला काम करते तो जो एग्जाम के वक्त आपको याद आने वाला नहीं है, तो आप इसके खुद के ओन वर्ड में आंसर बना लेंगे। इसके बाद अपन लेते हैं ऑड वन आउट। चलिए, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज फाइंड द ऑड वन आउट। अब फाइंड द ऑड वन आउट में हम क्या करते हैं? गिवन गिवन आइडेंटिकल हमारे आइटम्स में से हमको कोई एक आइटम क्या निकालना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है, जो हमारे इस कॉम्बिनेशन में बैठ ना रहा हो। तो आप याद रखेंगे कि ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आपको किस वे में छुड़ाना है, किस मेथड से छुड़ाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इलिमिनेटिंग वाले मेथड से। इलिमिनेटिंग वाली मेथड हमेशा यूजफुल कारीगर साबित होती है, ये आप समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कस्टम ड्यूटी, वेजेस एंड सैलरी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग का आइटम है, मेरे फैक्ट्री का क्या है? खर्चा। कस्टम ड्यूटी ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, फैक्ट्री का खर्चा है। बट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये मेरा ऑफिस का खर्चा है, ना कि फैक्ट्री का। उसके बाद डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मुझे इंपोर्ट्स पे देनी पड़ते हैं, तो डॉक चार्जेस इंपोर्ट्स कौन करता है? तो इंपोर्ट करता है फैक्ट्री वाले। तो डॉक चार्जेस फैक्ट्री का खर्चा, कस्टम ड्यूटी फैक्ट्री का खर्चा, ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाने वाला आइटम है। डॉक चार्जेस फैक्ट्री का खर्चा, कस्टम ड्यूटी फैक्ट्री का, वेजेस एंड सैलरी भी फैक्ट्री का। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे आपका क्या निकलने वाला है? बाहर निकलने वाला है, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इक्वलता एक वो खर्चा है जो कहाँ पे दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए दूसरा लेते हैं, पोस्टेज, स्टेशनरी, डिविडेंड रिसीव्ड एंड एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पोस्टेज बोले तो पत्र व्यवहार। अब ऑफिस वाले जो पत्र भेजेंगे, वो पत्र पोस्ट ऑफिस वाले फुकट में नहीं भेजेंगे, उनको भी कोई पैसा लगता है, तो उस पैसे को आप बोलते हो पोस्टेज। तो पोस्टेज मेरे ऑफिस का खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में।
स्टेशनरी ऑफिस में लगने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट भी ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिविडेंड भी मुझे मिलेगा ऑफिस में ही, बट डिविडेंड के साथ एक वर्ड लिख के आया है रिसीव्ड, रिसीव्ड माने मिला। पोस्टेज, स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफिस के खर्चे है, बट डिविडेंड रिसीव्ड ये मेरी क्या है, इनकम है, इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे ध्यान देंगे कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग का डेबिट में जाने वाला आइटम है, रॉयल्टी ट्रेडिंग का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, वेजेस जो आप मजदूर को मजदूरी दोगे तो मजदूरी भी फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये भी ट्रेडिंग के डेबिट जाना है। बट सैलरी ये ऑफिस का खर्चा है और ये सैलरी लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए सैलरी अकाउंट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ऑड वन आउट में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सैलरी। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे रिजर्व फंड किसी भी प्रकार का फंड हमारी लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से मिलने वाला करंट अकाउंट होल्डर को मिलने वाली एक फैसिलिटी, उस फैसिलिटी के अंतर्गत करंट अकाउंट वाले कर्जा उठा सकते हैं, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरा कर्जा है, रिजर्व फंड भी मेरा कर्जा है, क्रेडिटर्स भी मेरी है लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स माने वो लोग जिनको मुझे पैसा देना है, पैसा देने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। सो क्रेडिटर, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी है, बट बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल माने जो लोगों से मुझे पैसा मिलने वाला है, तो बिल रिसीवेबल मेरी असेट हो जाती है। तो ये लाइबिलिटी के आइटम्स में एक असेट हमें मिल गया, तो ये बाहर निकलेगा, इसलिए ऑड वन आउट में आंसर आ जाता है बिल रिसीवेबल। उसके बाद बिल्डिंग हमारी असेट है, मशीनरी हमारी असेट है, फर्नीचर भी हमारा असेट है, बिल्स पेबल हमारी है लाइबिलिटी। पेबल माने देना है, देना बाकी है, देना योग्य है, देना नहीं, दिया नहीं अभी तक तो देना पड़ेगा, देने की आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपका बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी मिला, और रेंट एंड टैक्सेस, तो ये सब हमारी इनकम है। डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हो रहा है, इनकम है, डिविडेंड मिल रहा है, हमारी इनकम है, पर रेंट एंड टैक्सेस हमको पे करना होता है, तो ये हमारे खर्चे, इसलिए रेंट एंड टैक्सेस निकलेंगे बाहर। उसके बाद बैड डेट खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस खर्चा है, पोस्टेज भी मेरा खर्चा है, ये तीनों खर्चे मेरे ऑफिस के खर्चे है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा। बट डिविडेंड जो मुझे मिलता है वो मेरी इनकम होती है, इसलिए डिविडेंड यहाँ पे क्या निकलने वाला है, बाहर निकलने वाला है। अब उसके बाद कैपिटल, बैंक बैलेंस, शेयर एंड बिल रिसीवेबल। अब यहाँ पे समझोगे बैंक बैलेंस मतलब बैंक, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, ये मेरी असेट है। शेयर, मान लो मैंने किसी कंपनी के असेट्स खरीदी हो, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, वो भी मेरी असेट है। बिल रिसीवेबल भी मेरी असेट है, बिल रिसीवेबल भी मेरी असेट है, बट कैपिटल मेरी हो जाती है लाइबिलिटी, इसलिए यहाँ पे बाहर कौन निकलने वाला है, तो यहाँ पे बाहर निकलने वाला है कैपिटल। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड खर्चा है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस वाले इंश्योरेंस पे करते हैं, तो इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। बट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, इसलिए यहाँ पे बाहर को निकलने वाला है, तो वेजेस निकलने वाला है। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, अप्रेंटाइज प्रीमियम, कमीशन रिसीव्ड, एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने स्क्रैप को बेच दिया, स्क्रैप बेचना माने भंगार बेच दिया, भंगार बेचा तो मुझे क्या आया, पैसा, तो ये मेरी इनकम है। अप्रेंटाइज प्रीमियम मेरी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड मुझे कमीशन मिला, ये मेरी इनकम है। बट एडवर्टाइजिंग मेरा खर्चा हो जाएगा ऑफिस का, तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पे क्या निकलने वाला है, बाहर निकलने वाला है। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड, क्या है, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड परचेज। कैरियज आउटवर्ड मेरे ऑफिस का खर्चा है, लीगल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑफिस का खर्चा है, ऑडिट फीस ऑफिस का ही खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट परचेस ये आइटम ट्रेडिंग के डेबिट जाने वाला है, इसलिए परचेस ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, इसलिए परचेस बाहर निकलेगा। बाकी के तीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है, तो परचेस ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, इसलिए ये बाहर निकलेगा। उसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, क्या लिखा है रे बाबा, ध्यान दे देंगे, प्रोविडेंट फंड, लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान देंगे किसी भी प्रकार का फंड मेरी लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में,
लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से मैंने कर्जा लिया तो वापस भी देना पड़ेगा, वापस देने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो लोन फ्रॉम बैंक भी मेरी लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व भी मेरी लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व भी मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। बट किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट ये मेरी असेट होती है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट ये मेरी असेट होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या निकलने वाला है, बाहर, क्योंकि बाकी 3 आइटम लाइबिलिटी के है और इन्वेस्टमेंट ये आइटम असेट वाला है। उसके बाद एंडिंग में इंपॉर्टेंट वाला आ जाता है बैड डेट रिकवर। बैड डेट बोले तो डूबा हुआ पैसा, आपका पैसा किसी ने डुबा दिया बट वो बाद में चलकर उसने वापस भी दे दिया, तो अब उसको आप बोलोगे बैड डेट रिकवर, तो उससे आपकी हुई है इनकम। बैड डेट रिकवर से आपकी क्या हुई है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, मान लो आपने किसी को कर्जा दिया तो वो कर्जे पे आपको ब्याज मिलेगा, तो ये भी आपकी क्या है, इनकम। रेंट रिसीव्ड, रेंट मुझे मिला तो ये तो मेरी क्या है, इनकम। बट प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड बनाने के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। पीएफ का सिस्टम आपको पता है, सर्टन मनी अगर एम्प्लॉय के सैलरी से सर्टन अमाउंट ऑफ मनी काटी जाती है, तो उतनी ही, मान लो कि किसी की सैलरी 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए से उसका 1,000 रुपए हम पीएफ काट रहे हैं, तो उतना ही अमाउंट उसके सैलरी से 1,000 रुपए काटेंगे, उतना ही अमाउंट कंपनी को पीएफ के नाम से उसके खाते में जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे पीएफ अकाउंट का कंट्रीब्यूशन बनता है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन कंपनी करेगी या बिजनेस करेगा तो वो खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑड वन आउट में अलग निकलता है, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आपका खर्चा है। यहाँ पे ये वीडियो सीरीज हमारी खत्म होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर के ऑल आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स लगभग कवर कर दिए हैं।